यानी एक छोटी सी लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ समो लिया हुआ है। पता नहीं वो अपने घर वालों के लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। जी जनरली बात याद आती है, मीन्स के बहुत ज़्यादा हो जाता है कि इस तमाम चीज़ों पर ध्यान देना, इदारिये लिखना और कहानियाँ स्टोरीज़ लिखना, बच्चों के लिए स्टोरीज़ लिखते हैं, बड़ों के लिए स्टोरीज़ लिखते हैं, ये तमाम बातें। सो तारुफ उनका करवाता चलूँ, जैसा कि वो इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ अल्फाज हैं नहीं कि जनाब सैयद फ़याज़ हुसैन नकवी साहब आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब शाह साहब? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। हर आम में आपको देखें वो नाम कुछ ज़्यादा तवील हो गया, जनाब सैयद फ़याज़ हुसैन नकवी साहब। शाह साहब कह लें तो बेहतर है। जी कोई मतलब जो आप कहें ठीक है, चलेगा, कोई ऐसा मसला नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपसे आज मिलके, और यूँ है कि आपको अक्सर औकात डीएम पे देखते रहते हैं, अक्सर औकात आप प्रोग्राम में तस्वीर करते हैं और सियासत पर भी गहरी नज़र रखते हैं। सियासत का और शायरी का कोई जोड़ सा शाह साहब कोई लगता नहीं है, बहुत गहरा जोड़ है। नहीं वो लगता नहीं है, वरना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हमारे वज़ीर आज़म वो शायर होते, वरना आसिफ ज़रदारी साहब वो शायर होते। यूसुफ रज़ा गिलानी असल में बहुत से शायर तो होते हैं लेकिन मंजर आम पे नहीं आते कसरत से। बिल्कुल ठीक है। ये जितने भी बेचारे सियासतदान जेलों में रहते हैं तो वो कसरत से इन्हीं चीज़ों पे गुजारा करते हैं, या तो किताब लिखते हैं या पढ़ते हैं या शायरी करते हैं। इसमें सब ने तकरीबन कुछ ना कुछ किया है, यानी वो शायराना ज़ौक़ जो है वो सभी वो ज़रूरी होता है इसमें, क्योंकि देखें अल्फाजबंदी तो वो भी करते हैं ना, शायर का काम ही तो अल्फाजबंदी होता है ना। बिल्कुल। तो वो लफ्ज़ों से खेलते हैं और लफ्ज़ों से खेलना जो होता है इसी का नाम तो शायरी है। क्या शायरी कोई हसास आदमी कर सकता है या फिर मेरे जैसा भी कर सकता है? शायरी के बारे में आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इतना गहरा सवाल किया है कि इसका जवाब देने के लिए आज से 15-20 साल पहले एक टीवी पे, पाकिस्तान टीवी पे प्रोग्राम देखा था मैंने जी। तो इंग्लिश प्रोग्राम था, तो उसमें वो एक बहुत खूबसूरत उन्होंने जुमला बोला था जी। वो दोहराना चाहता हूँ और अपने नाज़रीन को भी बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल तो जो बच्चा भी पैदा होता है इस दुनिया में वो सारे ही जितने भी होते हैं वो सारे साइंसदान होते हैं, बच्चे होते हैं जो बच्चा पैदा होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा सवाल करता है आसमान नीला क्यों है, सेब नीचे क्यों गिरता है, डेफिनेटली चांद क्यों चमकता है, सूर्य की रोशनी क्यों है, धूप क्यों गर्म है और इतनी दूर क्यों है। हाँ जी, फिर उसे पढ़ने डाल दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। वो पढ़ाई में ऐसा पढ़ता है और टीचर उसके सर ऐसा पढ़ता है कि वो बच्चा सारे सवाल भूल जाता है, बस वो किताब याद रखता है। क्या खूबसूरत बात है। और फिर जो बच्चे वो बाद में भी सवाल करते हैं जी, तो वो दो किस्म के इंसान बनते हैं। और उनके बारे में उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला कि वो लोग जो जवान होने से या तालीमी मैदान में भागने से छोड़ देते हैं और उसका इनकार कर देते हैं, दो किस्म के लोग बनते हैं, या वो साइंसदान बनते हैं या शायर बनते हैं। अच्छा, क्योंकि उनकी नजर उन चीजों पर होती है जो आम यानी कि टीचर जिनसे हटा देते हैं नजर, और जो दोनों चीजों पर नजर रखते हैं वो सियासतदान बनते हैं। बहुत सियासतदान होते हैं कि उनको दोनों चीजों की रखनी होती है। तो इस लिहाज से सियासतदान की तो अलग बात है, उसकी नज़र मुआशरे पे होती है, और जो अदीब होता है या शायर होता है या तज्जिया निगार होता है तो उसकी नज़र जो होती है ज़माने पर भी होती है और उन हसास चीज़ों पर होती है कि जिनको एक मिसाल बना के दूसरों के सामने पेश किया जाता है। तो शायर जो होता है वो कई दफ़ा ऐसी तशबीह, किनाया, इस्तारा इस्तेमाल करता है कि जिसका ताल्लुक इंसान के वजूद से, ज़िंदगी से होता है, कुछ का ताल्लुक इनसे नहीं होता, उनको हम महसूस कर सकते हैं, कुछ को हम महसूस नहीं कर सकते। मसलन रूह को महसूस नहीं कर सकते आप जी। और खुशबू महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, फूल को देख के और छू भी सकते हैं, कुछ चीज़ें छुई जा सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जो है ना अच्छे तरीके से ला के जो शायर एक मिजाज बना के इंसान को बताता है तो वो हकीकत पेश करता है, और ताकि इंसान जो है उसको फील करना शुरू कर दे जी, उनको उन कैफियतों को समझाता है, कैफियतें जो खुदाबंद आलम ने इंसान के लिए पैदा की, जो कि एक आम आदमी जो है उस तक नहीं, उसके रसाई नहीं हो सकती। शायर जो है वहां तक पहुंचाने का आसान रास्ता उसे बता देता होता है और उसको अच्छे तरीके से किसी चीज की वजाहत एक शेर के अंदर कर दी जाती है और पूरा जिंदगी का फलसफा शेर के जरिए दे दिया जाता है। चंद लफ्ज जो याद कर ले तो उसे एक जिंदगी का बड़ा बेहतरीन। यही जो बात आप बता रहे हैं, आपको कितनी उम्र में समझ आई थी ये बात कि शायर जो है ये लफ्ज़ों की बयान करने का है, जज्बात की बयान करने? ये जहाँ तक ताल्लुक है शायरी का, मैंने जहाँ शायरी शुरू की उस वक्त तो मैं बहुत छोटा था, तो पहले मजहबी शायरी मैंने शुरू की। मैं लोहा लिखता था, सिर्फ लोहे लिखते थे, लिखता रहा। और उसके बाद फिर पढ़ते भी हैं लोहे? जी, मेरे लोहे पढ़े भी जाते हैं, मैं तो खुद नहीं पढ़ते जी, लोग पढ़ते हैं, मैं तो नहीं पढ़ता। लोग पढ़ते हैं। हाँ, मैं वैसे नसर में सुना सकता हूँ, ठीक है, या वैसे सुना सकता हूँ, क्योंकि वो तो एक, या गजल मेरी गाई जाती है, वो भी आर्ट है, वो आर्ट हो जाता है। गजल गाई जाती है तो गाया तो मैं नहीं सकता, लेकिन सुन तो सकता हूँ ना, ठीक है, या लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक ऐसा फन है कि जो मैंने बड़ा काफी अरसा पहले शुरू किया, और
इसके ऊपर जहाँ तक ताल्लुक है कि मैंने इसको कब महसूस किया कि ये एक ऐसी नज़र होती है, तो ये जब इंसान पहले महसूस करता है तो बाद में लिखता है। बिल्कुल ठीक है। एहसास इंसान का पहले जागता है कि उसने जो कुछ चीज़ महसूस की उसको लोगों के लिए। और अच्छा लिखने वाला हमेशा पहले सोचता है, पहले उसे महसूस करता है। बल्कि मैंने मैं बहुत अरसा पहले पाकिस्तान में कॉलम लिखा था, तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत जुमला था कि जो तहरीर होती है इसको हम सनद क्यों मानते हैं, उसके ऊपर मैंने लिखा था। तो बड़ा खूबसूरत, मुझे अभी भी याद है कि ये इंसान के दिमाग से होती हुई, रूह से निकलती हुई, आंखों के रास्ते कागज और हाथों के रास्ते कलम की नोक से गुजरती हुई कागज पे जब सवार होती है, तो फिर इसे इंसान जब दोबारा पढ़ता है तो फिर वाकया इतनी मजबूत हो जाती है कि उसे सनद समझ लिया जाता है, कि वो अपने अंदर जज्ब करता हुआ महसूस कर सकता है कि वो वाकई ठोस चीज बन जाती है। जब तहरीर को हम ठोस समझते हैं ना, लिख के दे दें, लिख के कर लेते हैं, तो क्योंकि वो दिमाग से होती हुई, इंसान के रूह से होती हुई, दिल से होती हुई, हाथों से होती हुई, कलम से होती हुई, कलम के नोक और स्याही से गुजरती हुई कागज के सर पे बैठ जाती है और कहती है कि मैं मजबूत हूँ, अब देख मुझे। तो कागज जो हमारे पास अखबार आता है, जो चीज़ आती है, तो वो मजबूत चीज़ होती है। तो इसलिए जो शायर होता है या मुसन्निफ होता है, अदीब होता है, राइटर होता है, जो भी, तो वो बड़े गौर व फिक्र के साथ लिखता है, पढ़ता है और फिर उसको एक कागज़ के ऊपर लाता है। और जब कागज़ पे आती है तो फिर वो अखबार पे या किताब की शक्ल में आए तो फिर और इंसान उसको। कॉलम निगार भी हैं शाह साहब आप? जी बिल्कुल। कॉलम कौन से अखबार में लिखते हैं? पहले भी मैं पाकिस्तान में भी जंग में भी लिखता रहा हूँ, वहाँ दिल्ली फैसलाबाद में मैं लिखता रहा हूँ बाकायदा, बल्कि 6 महीने तक मुझे कि मैंने लिखा। कॉलेज में था तो उस वक्त तो, और फिर उसके बाद बाहर आ गया तो यहाँ भी आके थोड़ा सा हाँ, यहाँ भी मैंने बिल्कुल जंग को कॉलम भेजे हैं और इस तरीके से दूसरे अखबारों में भी है। तो जो मैं कर सकता हूँ, कहानियाँ लिखी जंग में, उन्होंने मुझे प्राइज भी दिया, बल्कि कहानी मेरी बड़ी अच्छे तरीके से। अच्छा, कहानियाँ बच्चों के लिए लिखी या बड़ों के लिए, या बड़ों के लिए स्टोरीज भी होती हैं? जी, मैं कहानी जो होती है बच्चों के लिए भी लिखी मैंने, बड़ों के लिए भी लिखी, बल्कि मैंने जो कहानी लिखी, मेरी असल में जो पूरी शायरी है, मैंने एक जुमला लिखा जब अपनी किताब मेरी जो इंशाल्लाह आएगी, तो वो जिंदगी के ऊपर है। अच्छा। कि पूरी दुनिया में इंसान चाहता है कि जिंदगी ऐसा तरीके से गुजर सके जी। तो जितने भी रमूज़े ज़िंदगी होते हैं, सियासतदान भी वही देता है जी। मिसाल कम्युनिस्ट को देख लें, उन्होंने भी रमूज़े ज़िंदगी दिए। अगर सोशलिस्ट आए तो उन्होंने भी रमूज़े ज़िंदगी दिए। पाकिस्तान में भी रमूज़े ज़िंदगी दिए जा रहे हैं। अगर कुरान को देखा जाए तो वो भी एक रमूज़े ज़िंदगी लेके आया। इस्लाम भी ज़ाब्ता हयात, इंसान किस तरीके से एहसन ज़िंदगी गुजार के अच्छा मुआशरा बना सकता है। तो हम हो ना हो इस दौर में, हमारे अल्फाज जो हैं बाकी रहेंगे इंशाल्लाह। तो मेरा भी यही मौजू है कि इंसान को ज़िंदगी के मौजू पे, और फिर ये है कि अगर हम इस दौर में इतना कुछ लिखा जा चुका है जी, इतना कुछ कहा जा चुका है, इतना कुछ पढ़ा जा चुका है कि जिसके बारे में हम नहीं बात कर सकते कि भाई बहुत कम है। ठीक, अब तो इतना एक ज़माना तेज़ और इतना ज़माना एडवांस हो चुका है जी कि तहरीर जो है वो तो एक इनकलाबी सूरत रखती है। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हमारी तहरीर में हकीकत नहीं होगी जी, और वो कोई ठोस सबूत और दलील नहीं रखती होगी जी, तो ज़माना इतना तनकीद भी करता है, और उस तनकीद निगारी की जितनी आंधियां और तूफान है उनके सामने टिकने के लिए ज़रूरी है कि इंसान ठोस, मजबूत और मुदल्लिल बात करे जिसको ठुकराया ना जा सके। आजकल में तहरीर जो है वो लोगों के मिजाज बदल सकती है या माशरे को बदल सकती है। जैसे कि हज़रत इकबाल जो थे, शायरी किया करते थे, उन्होंने एक कौम को जगा के रख दिया, जैसे कहते हैं। फैज़ अहमद फैज़ थे, उन्होंने अपनी शायरी के जरिए कौम में इनकलाब बर्पा, जैसे कि मीन्स के कौम को उन्होंने बहुत कुछ बेदार किया। उसके बाद हबीब जालिब थे, वो इनकलाबी शायर हुआ करते थे। आजकल तहरीर जो है उसकी इतनी वैल्यू है कि वो बेदार कर सकती है, जबकि इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है। शाह साहब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप इंटरनेट देख रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, हम टीवी पे बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी बात। इस सूरत में लोगों को पास इतना टाइम निकल आता है कि वो तहरीर की तरफ मुतवज्जो हों। ये आप चूंकि जिस सीट पे बैठे हैं जी, आप हमसे बेहतर जानते हैं कि यहाँ पर बैठा हुआ आदमी जो भी होता है उसको कितना इन चीजों का सहारा लेना पड़ता है, फिर यहाँ पर आके करता है। यानी कि तहरीर की इतनी वैल्यू है कि कोई आदमी भी टीवी के ऊपर बैठने से पहले जहां भी वो बैठा है, कोई उसके पीछे किताबें अगर नजर नहीं आती या वो किताब का सहारा लेके नहीं आता, अखबार का सहारा लेके नहीं आता, तहरीर, और क्योंकि तहरीर मैंने एक जुमला बोला ना कि एक सनद है, अब मुस्तनद चीज है आपके पास। अगर आप कोई टीवी पे खबर सुन भी लेते हैं तो वो मुस्तनद आप नहीं समझेंगे, लेकिन अगर तहरीरी तौर पर आपके सामने आएगी ना तो उसको ज्यादा बेहतर समझा जाता है। तो आप खुद अपना प्रोग्राम करने से पहले आपने तहरीरों का सहारा लिया, तो इसका मकसद तहरीर तो वलीएबल है ना, इसको तो नहीं ठुकराया जा सकता, किसी दौर में नहीं कर सकता, वलीयत रहेगी उसकी। और इसकी जो तहरीर होती है, लाइब्रेरीज जो होती हैं, उनकी वैल्यू, मैं आज भी सियासी प्रोग्राम में भी यही जुमला कह चुका हूं, दोबारा दोहराना चाहूंगा
कि सन हमारी जो 8वीं सदी हिजरी में ये यूरोपियन जब इन्होंने बगदाद की हमारी लाइब्रेरियां मुसलमानों की जला दी, उससे हमें जो नुकसान हुआ, मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर को आप ले आए, डॉक्टर जब तक किताबों को पढ़ के एक अच्छे तरीके से दोबारा देख के किसी मरीज का इलाज नहीं करेगा, या मरीज को नया आ जाता है तो उसको देखने के लिए किताब की तरफ रजू करनी पड़ेगी डॉक्टर को, और अगर कोई टीवी मैकेनिक है तो उसको भी दोबारा किताब की तरफ रजू करनी पड़ती है। तो वो रजू क्यों करता है? क्योंकि किताब में एक मुसवदा लिखा हुआ है जो ठोस पड़ा हुआ है। शाह साहब, आपकी बात कंटिन्यू करेंगे, अभी कॉल्स का सिलसिला भी है जी, कहें तो आप कॉल्स की जानिब भी चलते हैं, तो उनको भी वेलकम कहते हैं, साथ में आपकी बात को यहीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जी, बात करते हैं, आपको भी खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ रज़ा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं याकूब गौरी अर्ज कर रहा हूँ एडिम्बरा से याकूब गौरी साहब हैं। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई, कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? इत्तेफाक नहीं हुआ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो हुआ ऐसे कि 5 अप्रैल को मेरी शादी थी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो आपको पता है जरा जिंदगी मसरूफ हो जाती है, हनीमून में जिंदगी मसरूफ हो जाती है। जी, तो सबसे पहले आपके मेहमान को खुश आमदेद कहूँगा। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, तो अपना याकूब गौरी साहब हनीमून के लिए कहाँ गए थे, तो पूछ सकते हैं? हनीमून पे तो किसी खास जगह नहीं गए, यहीं रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके मेहमान को खुश आमदेद कहूँगा। ठीक है, जरूर, बिल्कुल कह दीजिए। पर शादी का और मेहमान का क्या ताल्लुक है आपस में? आप शादी की बात को क्यों घुमा रहे हैं? भी सुनने के लिए यहाँ पे बेकरार हैं। शाह साहब, बात हो रही थी कुछ हमारी, उसको करते हैं मुख्तसर, और आपका कलाम भी हम सुनने के लिए बेकरार हैं, वक्त भी हमारे पास कम है। जी, क्यों नहीं, बिल्कुल कलाम भी सुनाएंगे जो कहेंगे। तो कलाम के लिए एक गज़ल मैं आपकी नज़र करूँगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। पहले आप इरशाद कीजिए, उसके बाद मेरे पास भी आपका कलाम मौजूद है। जी बिल्कुल जी। ए जिंदगी, ए जिंदगी, ए जिंदगी है तेरा उन्वान भी जिंदगी। ए जिंदगी है तेरा उन्वान भी जिंदगी। मैंने कहा ना कि जिंदगी के ऊपर मैंने ज़्यादा कोशिश की है। बिल्कुल ठीक है। और हकीकत के ऊपर कोशिश भी करता हूँ कि हकीकत हो, यानी कि वो जो न ठुकराई जाने वाली। ए जिंदगी है तेरा उन्वान भी जिंदगी। बिल्कुल ठीक है। रूह भी, जिस्म भी और जान भी जिंदगी। बहुत खूब, बहुत खूब जी। रूह भी, जिस्म भी और जान भी जिंदगी। वाह। जिंदा हैं जमादात, नबातात, हैवानात। बेशक ठीक है, बेशक ठीक है। जमादात, नबातात, हैवानात जी। कुछ शामिल हाल है जी, ये इंसान भी जिंदगी। अरे क्या कहने, बाकी तो सब जिंदा हैं, कुछ शामिल हाल है ये इंसान भी जिंदगी। बेशक ठीक है। इल्म भी, अमर भी, फिक्र भी जिंदा है जी। इल्म भी, अमर भी, फिक्र भी जिंदा है जी। है कलम, कागज और कुरान भी जिंदगी। बेशक ठीक है, वो ज़ाब्ता है। कलम, कागज और कुरान भी जिंदगी जी। बिल्कुल। है जो भी वजह, है जो भी वजह तख्लीक़े कायनात। क्या बात है जो भी वजह तख्लीक़े कायनात जी, उसका हर एक फेल जी और ज़बां भी जिंदगी। वाह, क्या बात है। उसका हर एक फेल और ज़बां भी जिंदगी। वाह, क्या बात है जी। इनके वजूद से है हयात को दुआम। इनके वजूद से है हयात को दुआम। इनके वजूद से है हयात को दुआम जी। हक भी, यकीन भी और ईमान भी जिंदगी। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यकीन भी और ईमान भी जिंदगी जी। देखी हमने जिंदगी की ये तफरीक भी, देखी हमने जिंदगी की ये तफरीक भी जी। मुर्दा भी है और जावेदा भी जिंदगी। क्या बात है, मुर्दा भी है और जावेदा भी जिंदगी है। जब से हुई जिंदगी जी, जिंदा जनाब है। जब से हुई जिंदगी जिंदा जनाब जी। है मेजबां भी और मेहमान भी जिंदगी। बहुत खूब है मेजबां भी और मेहमान भी जिंदगी, दोनों तरफ जिंदगी है। तो यानी ये जनाब जो है ये आपका तखल्लुस है जी। मेरा गज़ल के लिए ये जनाब तखल्लुस है। हाँ, और जो को मिसाल के तौर पे दूसरे कोई शेर होते हैं इस्लामी या, तो उसके लिए फिर मैं सैयद लिखता हूँ थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा डिफरेंट करते हैं उसको। इसी तरीके से एक गज़ल है, खबर नहीं जिंदगी तुझे कहाँ ले जाऊं। खबर नहीं जिंदगी तुझे कहाँ ले जाऊं। खबर नहीं
जिंदगी तुझे कहाँ ले जाऊं, जहां सुकून मिले तुझे वहां ले जाऊं। अरे क्या बात है, वाह, जहां सुकून मिले तुझे वहां ले जाऊं। वाह। बात होती अपनी तो कोई बात न थी जी, बात होती अपनी तो कोई बात न थी। कैसे उठाकर ये मैं जहां ले जाऊं। क्या कहने बाबा जी। खबर नहीं जिंदगी तुझे कहाँ ले जाऊं जी। न मरने की न सुकून की कोई जगह है, न मरने की न सुकून की कोई जगह है, न मरने की न सुकून की कोई जगह है जी। मैं जिंदगी को किस आसमान ले जाऊं। बहुत अच्छा है, वाह। मैं जिंदगी को किस आसमान ले जाऊं, वाह वाह, जहां सुकून मिले मैं तुझे वहां ले जाऊं। क्या बात है, क्या बात है। खुदा की कसम बहुत खसारे में है जी, खुदा की कसम बहुत खसारे में है। बचाकर कैसे मैं ये इंसान ले जाऊं। क्या बात है, वाह वाह वाह। बचाकर कैसे मैं ये इंसान ले जाऊं जी। खबर नहीं जिंदगी तुझे कहाँ ले जाऊं। क्या बात है। हर शख्स है मजबूर हालात के साथ, हर शख्स है मजबूर हालात के साथ, हर शख्स है मजबूर हालात के साथ। फिर मैं कैसे ये बचा के ईमान ले जाऊं। अरे वाह 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 वाह, क्या बात। हर शख्स मजबूर है हालात के साथ, फिर कैसे मैं बचा के ये ईमान ले जाऊं। जहां नातिक को ही ठुकरा दिया जाए, जहां पर नातिक को ही ठुकरा दिया जाए। फिर क्यों वहां मैं लफ्जों का कुरान ले जाऊं। अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। फिर क्यों वहां मैं लफ्जों का कुरान ले जाऊं। न मंजिल न घर न कोई है ठिकाना, न मंजिल न कोई घर, न मंजिल न घर न कोई है ठिकाना। इंसान ऐसा ही है ना, ठीक है। अब जब जिस दुनिया में आए हैं तो न मंजिल न घर न कोई है ठिकाना। फिर कहाँ मैं जनाब ये मेहमान ले जाऊं। अरे वाह, क्या बात है। मैं कहाँ ये मेहमान ले जाऊं। तो मैंने इस तरीके से जिंदगी के ऊपर जो इंसान को अपने मेहमान कहा है। हाँ, इंसान को मेहमान कहा है। दुनिया एक सराय की मानिंद थे। बिल्कुल, इस दुनिया में जब हम आए हैं तो शाह साहब, एक मैं छोटी सी बात पूछना चाहूँगा। बहुत से शोरा कराम जो हैं, जो कि आते हैं, जैसे कि शायरी के मैदान में आए, आते साथ ही मोहब्बत को अपना मौजूद गुफ्तगू बनाया उन्होंने, मौजूद सुखन उन्होंने मोहब्बत को बनाया। और जैसे कि आप आजकल के नौजवान शायर हैं, वसी शाह, उनको देख लीजिए, और भी बहुत से शोरा कराम हैं जो कि फ़रत अबाशा हैं, मोहब्बत के मौजू पे ज़्यादा लिखते हैं। और परवीन शाकिर थी पहले, उन्होंने मोहब्बत के मौजू पे लिखा है। अहमद फराज अभी तक लिखते हैं मोहब्बत के मौजू पे। तो इस किस्म के, यानी कि जो ऐसे मौजू को उन्होंने टच किया जो कि नौजवानों को छूता है, जो कि नौजवान जो हैं ज़्यादा उससे अट्रैक्ट हो सकें। तो आपके जहन में ये ज़िंदगी का आइडिया कैसे आया, यानी कि आपका किस तरीके से आपने इसको लिया। देखें, जहाँ तक एक आदमी को होती है कि उसे शोहरत चाहिए होती है, जी बिल्कुल, तो वो ऐसे शेर लिखता है डेफिनेट। बल्कि मैं बड़ी जल्द पॉपुलर हो जाता है। पॉपुलर होने के लिए मैं आपको बल्कि बताता हूँ। और अपने मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक़्त मुझे कप, वहाँ गेम्स होती हैं कॉलेज में, तो क्रिकेट में, टेबल टेनिस में और कैरम बोर्ड में ये चीज़ें मुझे कप मिल रहा था। अच्छा। तो एक साहब थे, मैं शायरी करता था पहले, मजहबी शायरी करता था, सिर्फ नोए लिखता था। तो एक सईद साहब थे, वो मेरे दोस्त थे। तो उन्होंने बड़े ना तंजिया तौर पे कहा, शाह साहब अदब का कप तो हमारा होगा ना। हाँ, अच्छा। तो मुझे थोड़ा सा ना उस वक़्त आया कि भाई यार मैं गज़ल लिख सकता हूँ जी, ठीक है, तो मैं गज़ल लिखूंगा और सुबह इंशाल्लाह कॉलेज में फंक्शन में दूंगा। तो मैंने रात 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक एक गज़ल लिखी। क्या बात है, अच्छा, इतना टाइम लिया। तो पहली गजल क्योंकि मेरा वो एक गजल के लिए तो मैं कहता हूँ महीना भी लग सकता है, लेकिन क्योंकि गजल वो पहली मेरी गजल थी और मैं उसको ये चाहता, मुझे कोई इतना इश्क वशूकी भी नहीं थी कि मैं अब उसको उसके हिजर में लिख रहा हूँ, उसकी मोहब्बत में लिख रहा हूँ। तो अच्छा, अगर वैसे हिजर होता ना, आपको ये हिजर में लिखते तो वो जल्दी लिख लेते, वो जल्दी हो जाता। तो बहरहाल मेरा मतलब है कि कुछ हो सकता था। तो अब कुछ ऐसा मसला बना तो मैंने गजल लिखी। अब सुबह सुबह वहाँ हमारे कॉलेज में हमारे प्रोफेसर थे उर्दू के, दानिश रजा ज़ैदी साहब जी, तो मैंने गजल ली और उनके पास गया, काशा साहब मैंने गजल लिखी, इसको मैंने पढ़ना भी है और इसको पास करें जी। अब उन्होंने पहला शेर पढ़ने के बाद जो कमेंट्स दिए ना, दानिश रजा ज़ैदी मरहूम, अल्लाह उन्हें हमारे रहमत में जगह दे, तो उन्होंने एक कहा कि शाह साहब ये आपने लिखी है, बड़े स्लो बोलते थे, शाह साहब ये आपने लिखी है। मैंने कहा जी मैंने लिखी है। पक्की बात है आपने लिखी? मैंने कहा। तो मुझे उन्होंने एक सबक दिया, कहता है फिर आप ना तैयार हो जाएं। मैंने कहा क्या? कहते हैं कि कभी किसी शायर को कामयाब देखा है आपने जी, जिसके पास जो होता है बेच के शायरी में लगा देता है, इश्क में लगा देता है। आप ये छोड़ें अपना घर भर, तो बस आप अब दुनिया के नहीं रहेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं नहीं,
तो बहरहाल उन्होंने मुझे ये एक दर्ज किया कि अप्रिशिएट भी किया, और फिर उन्होंने कहा, तो जब मैंने गजल सुनाई तो गजल भी आपको थोड़ा सा मुझे याद है उसके चंद इशार। अच्छा, पहली वाली? हाँ, पहली गजल के। ठीक है, बिल्कुल हो जाए। तो वो थे कि वो आपको सारी स्टोरी बताइए इसलिए कि गजल भी आपको वो बताएगी। जी जी। तो उसमें एक शेर ऐसा था जिसके ऊपर मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। ठीक है। तो मैंने दानिश साहब से कहा कि मैं ये शेर नहीं पढ़ने वाला, ये लिखा तो गया है। तो उन्होंने उसकी करेक्शन भी की और उन्होंने उसको खूबसूरत भी किया। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा ये तो पढ़ना है, और उस शेर पे जितनी मुझे दाद मिली, अच्छा, तो वो इस आपकी बात की गमाजी करती है, आपकी बात को यहाँ करती है कि भाई लोग क्या चाहते हैं। तो वो शेर गजल के कुछ यूं हैं जी। मौजे इश्क में अब आए हैं, मौजे इश्क में अब आए न जाने क्या अंजाम हो। वाह, क्या बात है। ये तो वो इश्क कैसी थी, मौजे इश्क में अब आए हैं न जाने क्या अंजाम हो, जो इस भंवर में मर गए उन पे मेरा सलाम हो। अरे क्या बात। अब इसी शेर के ऊपर ना दानिश रज़ा ने कहा कि भाई हर शायर कहता है मैं बड़ा शायर, मैं बड़ा शायर, तो आपने तो सबको पहले तस्लीम कर लिया है जी, जी, तो उस वक्त भी एक हकीकत सी पाई जा रही थी शेर में। तो जो शेर था दूसरा जिसके ऊपर दाद बड़ी मिली, चाहता हूं उनसे मिलने का फिर से एहतमाम हो, चाहता हूं उनसे मिलने का फिर से एहतमाम हो, बहुत खूब जी। चश्म हो शराब और होंठ उनके मेरा जाम हो। अरे क्या कहने, क्या अब ये शेर उन्होंने प्रकट किया था, तो आखिरी मिसरे में उन्होंने ये लफ्ज लगाए, तो होंठ उनके मेरा जाम हो। तो इसको कम से कम मुझे 12 दफा रिपीट करना पड़ा। अच्छा, तालियां बजती रही कि बस सब कॉलेज के लड़के थे, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा। तो फिर अगला शेर है जी, हुस्न की तारीफ ये कि पार से हुस्न है वो, हुस्न की तारीफ ये कि पार से हुस्न है वो। हाँ, क्या कहने, देख के मर जाए जो भी इश्क में खाम हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। देख के मर जाए जो भी इश्क में खाम हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आखिरी शेर लगता है, चाहता हूं उनसे मिलने का, चाहता हूं उनसे मिलने का फिर से एहतमाम हो, चश्मो शराब और होंठ से मेरा जाम हो। आखिरी है, अपनी सी हसरत बस इतनी सी है जनाब। वाह जी। अपनी तो हसरत बस इतनी सी है जनाब जी, जान निकले तब जब वो हमसे हम कलाम हो। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बेशक। तो इस गज़ल को मैं जंग में भी छपी और इसके ऊपर मुझे प्राइज़ भी मिला कॉलेज में, बड़ा अच्छा, और उसके बाद उन्होंने बड़ी यानी कि दादो तहसीन दी। तो चूंकि ऐसी गज़ल जो होती है वो वाकई लोग पसंद करते हैं जी, लेकिन मेरी गज़लें जो हैं वो ज़्यादातर, अगर उनको कोई भी शेर आप पढ़ें तो अगर गज़ल का शेर का यही होता है कि इंसान का एक हकीकी रुख होता है, एक मजाजी रुख होता है। तो मेरे जो हकीकी रुख हैं वो ज़्यादा खूबसूरत, मैं उनको समझता हूँ, उनको ज़्यादा नुमाया करने की कोशिश, मैं ज़्यादा नुमाया करता हूँ। और इसमें मिसाल के तौर पे एक चंद इशार, मताए जिंदगी खो रहा है तू जी। अच्छा, तो फिर ऐसा हुआ कि अदब का कप फिर आपको मिला? अच्छा, मिला वो अदब मिला, हाँ बिल्कुल जी। वो कब मिला, और जब वो सईद साहब का नाम आया कि अनाउंस होना था, तो जब सईद का नाम नहीं आया तो मेरा नाम है, तो सईद साहब मेरे पास बैठे हुए थे, कहते हैं शाह साहब। मैंने कहा क्या है? तो कहते हैं मुझे ये यकीन ही नहीं था कि मुझे भी मिल सकता है कुछ इस तरह का। अच्छा। तो वो मेरे पास जो सबसे अच्छी चीज थी वो उन्होंने मुझे दिया, मेरी पहली गजल के ऊपर मुझे कप मिला। बहुत जबरदस्त है जी। तो आपने शुरू से ही आप मैदान मारते हुए आए हैं, बस बड़ा अच्छा शुक्र है। अच्छा से कि आपका एक कलाम मेरे पास भी मौजूद है, ये भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और इसके साथ अगर आपके पास अपना कलाम मौजूद है तो आप ज़रूर तशरीफ़ ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास शाह साहब का ही कलाम हो, आप तशरीफ़ ला सकते हैं अपना कलाम सुनाने के लिए। एक गज़ल मेरे पास मौजूद है, लिखा है कि वो समझता है कि एहसान करता है, वो समझता है कि एहसान करता है, मगर कदम कदम पे परेशान करता है। रूह निकाल कर वजूद से मेरी, फिर वजद को मेरे मेहमान करता है। और कत्ल होकर जो माफ़ करता है, कत्ल होकर जो माफ़ करता है, ये अमल तो कोई इंसान करता है, ये अमल तो कोई इंसान करता है। पास रहकर भी वो नहीं मिलता, पास रहकर भी वो नहीं मिलता, इसी बात पर तो वो हैरान करता है। और प्यार का मोल तो कोई क्या दे जनाब, प्यार का मोल तो कोई क्या दे जनाब, ये हिसाब तो कोई नादा करता है। हाँ जी बिल्कुल, क्या हकीकत है, क्या बात है, क्या बात, ये हिसाब तो कोई नादा करता है। और अच्छा, खूबसूरत कलाम, खूबसूरत कलाम। अच्छा, किसी सिंगर ने इसको गाया? जी बिल्कुल, इसको ये लगता है कि यहाँ डीएम पे गाया गया है। अच्छा, जिमी खान ने इसको गाया बहुत अच्छे तरीके से, और ये आपके हाथ में है। और वो आज भी कोई एक गज़ल ट्राई कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, इंशाल्लाह उसके बाद हम देखेंगे। अच्छा, हाँ, तो बस इस तरीके से है कि पढ़ा जाता है। इसके अलावा कोई और मशहूर गज़ल जो कि आप प्रोग्राम में शामिल करना चाहें? मशहूर गज़ल या आपको अच्छी लगती हो?
कभी कभी इंसान कहता है ना कि भाई जो भी हो, हमें खो दिया तो फिर क्या पाओगे, हमें खो दिया तो फिर क्या पाओगे, हमें खो दिया तो फिर क्या पाओगे जी, अब जो मुस्कुराते हो फिर पछताओगे। आहा, क्या बात है। लाख मिल जाएंगे तलबगार तुझको, जी, लाख मिल जाएंगे तलबगार तुझको जी, लेकिन हमसा तुम एक भी ना पाओगे। अरे क्या कहने क्या कहने, क्या जब कहने? भी देखोगे डूबते आफताब को, जब भी देखोगे डूबते आफताब को, मेरी यादों के समंदर में खो जाओगे। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। अगर कोई पूछे कैसे मरा है जनाब, अगर कोई पूछे जी कैसे मरा है जनाब, तुम इसके जवाब में क्या कुछ बताओगे। अरे क्या कहने, हमें खो दिया तो फिर ना पाओगे, अब जो मुस्कुराते हो फिर पछताओगे। पछताओगे, बहुत खूब है, बहुत खूब, बहुत खूब है। अच्छा शाह साहब, इसमें यूँ है कि आप तजिया निगार भी हैं, कॉलम निगार भी हैं। जी जी। कामयाब किस शोबे में आप समझते हैं अपने आप को ज़्यादा कामयाब? मीन्स के मैं इस पे बहुत अच्छी बात है जी, इस कामयाबी में मेरी एक नाकामी का भी है हाथ। अच्छा, वो मिसाल के गज़लों को तरतीब देता हूँ छपवाने के लिए, हाँ, तो फिर नोहों की किताब आ जाती है। अच्छा, जब कहानियों को दुरुस्त करता हूँ जी, तो फिर कालम की तरफ तवज्जो दे देता हूँ कभी। तो वो इस तरीके से जितना भी है वो सिलसिला चलता रहता है। जी, जी। तो यही है कि अभी बस किताब, और मैं इसके अलावा एक ख़ास किताब की तरफ तवज्जो दे रहा हूँ। वो एक औरत के मौजू पर मैं लिख रहा हूँ, औरत के मौजू पे, सिर्फ औरत के मौजू पर, कि हमारे पाकिस्तान की औरत जो है दुनिया की मजबूत तरीन और मुस्तहकम तरीन और सबसे बेहतरीन जो है दरसगाह है। जी, जी, जी। और उसको अच्छे रूह में मैं ढाल के उसकी तमाम तर कि हमारी जो औरत है वो इतनी मजबूत है और होनी चाहिए कि जो हैं वो तो उनकी मिसाल दी जाए, और जो नहीं हैं उनको वो पढ़ के उस कहानी को, स्टोरी को, तो अपने आप को और मजबूत कर सकें कि औरत का किरदार कितना मजबूत है। तो स्टोरीज आपने कभी फिल्माई भी गई हैं आपके स्टोरीज? कभी आपने ऐसा किया कि टीवी पे भेजें या किसी टीवी? जी बिल्कुल, खुदागरी की रहमत करे इजहार काजी साहब को पिछले दिनों उन्होंने, वो एक ड्रामे में थे तो उन्होंने कहा कि ये स्टोरी मुझे दो और हम छोटी छोटी फिल्म बंदी करते हैं जी। तो उस वक्त मैंने कहा ठीक है प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन वो तो खुदा को प्यारे हो गए। कासिम जलाली साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया उनको, कहानी मैंने सुनाई, छोटी छोटी कहानियाँ थी। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है कि अगर इनको छोटे छोटे यानी कि स्क्रिप्ट ना के कहानियों की सूरत में 35 मिनट के 40 मिनट के दिखाया जाए। बिल्कुल ठीक है, तो बहुत अच्छा है, एक सीरीज तो चल पड़ेगी, सीरीज चल पड़ती है। तो बहरहाल वो काफ़ी सारा मवाद है, यानी कि उसको मैं चाहता हूँ कि वो आज के प्रोग्राम में हमें सुनने को मिलेगा कोई आप? जी, मैं एक छोटी सी आपको एक कहानी आपकी नज़र कर सकता हूँ और ज़मीन के, और इस कहानी को सुनने के बाद आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मौज़ूआत को मैंने टच किया है। ठीक है, तो वो कुछ कहानी है। अच्छा, आपको ज़ुबानी याद है? हाँ बिल्कुल ज़ुबानी याद है। शायरी भी आपको ज़ुबानी याद है सारी की सारी? नहीं ज़ुबानी में नहीं, उसका माखूज याद है, उसके जो अल्फाज बंदी है उसके मैं आपको नहीं, मेरा मतलब है कि शायरी भी अभी आप ज़ुबानी सुना रहे हैं जी। कुछ शेर तो जो अच्छे होते हैं, जो बार बार पढ़े जाते हैं या महफिलों में सुनाए जाते हैं, फिर वो याद हो जाते हैं और उसका कोई इतना नहीं। लेकिन शायर को खुद अपने शेर इतने ज़्यादा याद नहीं होते, क्योंकि एक नोए हैं, इस्लामी शेर हैं या जितने भी जी। तो कहानी कुछ इस तरीके से कि एक बुजुर्ग होते हैं किसी फैमिली में जी, और वो बुजुर्गज़ीदा हो जाते हैं, खुदावंद आलम के मंजूर नज़र हो जाते हैं, उनकी दुआएं मुस्तजाब होने लगती हैं और हर दुआ उनकी पूरी हो जाती है जी। जो मांगते हैं वो मिलता है जी, और जो भी दुआ करते हैं कबूल हो जाती है खुदा की बारगाह में। और इस तरह वो अपने ख़ानदान में, बल्कि अपने इलाके में, अपने गिरदोनवा में एक पीर की सूरत में सामने आ जाते हैं। अच्छा, अब वो बुजुर्ग जो है उनकी दुआ मुस्तजाब हो रही होती है और लोग उससे फैज़ पा रहे होते हैं, और करते करते पूरे इलाके में उस ख़ानदान का नाम रोशन हो जाता है, शोहरा हो जाता है। ठीक है जी। और पूरे इलाके को भी उससे फैज़ मिलता है, जितने बीमार होते हैं, दुरुस्त होते हैं, जिनकी मजबूरियाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो फैज़ पाते जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। वक्त गुजरता रहता है, बुजुर्ग बूढ़े हो जाते हैं और भी बीमार पड़ जाते हैं, करीबुल मर्ग हो जाते हैं। तो पूरा ख़ानदान करीब आ जाता है उनके कि ये अगर बुजुर्ग चले गए तो हमारी रोज़गार बंद हो जाएगी, हमारी दुआएं पूरी नहीं होंगी, लोग करीब आना छोड़ देंगे, इसलिए इनको जिंदा रहना चाहिए। ठीक। अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं बेटा, सारे अपने उनके बच्चे भी हो जाते हैं जी, कि बेटा ये दुआ नहीं मैं कर सकता कि खुदा मेरी मौत को टाल दे, मौत मुझे ना दे। तो पूरा ख़ानदान बज़िद हो जाता है कि बस एक दुआ कर दो कि खुदा इस मौत को टाल दे जी, मौत ना आए। अब वो पूरे ख़ानदान को कहते हैं कि अगर मैं नहीं मरा तो उसके बाद मेरी दुआएं मुस्तजाब नहीं होंगी और ये आखिरी दुआ होगी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मोहब्बत में, प्यार में, चाहत में
और पूरा ख़ानदान जितने भी जिनकी दुआएं मुस्तजाब हुई थी उन्होंने कहा बुजुर्ग को जिंदा रहना चाहिए, तो ये दुआ कबूल करवाएं खुदा से ताकि ये आपको मौत ना आए, मौत का वक्त जो टल जाए, आपको मौत ना आए। अच्छा। बुजुर्ग दस्ते दुआ बुलंद करता है कि मेरे परवरदिगार इस खानदान की चाहत मोहब्बत में मैं ये दुआ करना चाहता हूं कि मुझे जिंदगी ना दे दे और मौत ना आए जी। खुदावंद आलम ने उनकी ये आखिरी दुआ मुस्तजाब की, कबूल कर ली अपनी बारगाह में। अब बुजुर्ग सेहतयाब हो गए थोड़ा, लेकिन बुजुर्गी कमजोरी तो साथ रहती है। ठीक है। तो वक्त गुजरता गया, चंद दिन तो उनके बच्चों ने उन्हें पाला, खुश रहे फैमिली में, लेकिन जब बच्चों के बच्चे हुए तो वो बूढ़ा बुजुर्ग जो है उनके लिए अजाब बनने लगा। ठीक। कभी उसकी खांसी से तंग, कभी उसकी कमजोरी